महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल सकता है। अजीत पवार खेल करने के लिए तैयार हैं, स्क्रिप्ट तैयार है, बस समय का इंतजार कीजिए। उधर अजीत पवार एनसीपी छोड़ेंगे, ये खबर सामने आने के बाद उद्धव ठाकरे खेमे में खलबली मची हुई है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया। संजय राउत ने कहा कि हम सभी महाविकास अघाड़ी के चौकीदार हैं, इसलिए हम महाविकास अघाड़ी को बनाए रखने और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अजीत पवार इसमें हैं। संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बीजेपी पर भी निशाना साधा। राउत ने कहा कि सत्ता में बैठे कुछ राजनीतिक दलों के पैरों तले रेत खिसक रही, वे महाविकास अघाड़ी में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। राउत ने आगे कहा कि शिवसेना के मामले में भी यही हुआ और एनसीपी और कांग्रेस के मामले में भी यही किया जा रहा, लेकिन वे कितने भी कोशिश कर ले, महाविकास अघाड़ी को कोई सेंध नहीं लगा पाएगा। संजय राउत ने साफ कहा कि हम सभी महाविकास अघाड़ी के चौकीदार हैं, इसलिए हम महाविकास अघाड़ी को बनाए रखने और बढ़ाने की कोशिश कर रहे। अजित पवार भी हैं। बीजेपी हर दिन हमारे खिलाफ साजिश रच रही और हम उस साजिश को नाकाम करने के लिए काम कर रहे हैं। सांसद संजय राउत ने आगे कहा कि एमवीए मजबूत है और एनसीपी विधायकों के एक वर्ग के अलग होने की अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। राउत ने कहा कि एनसीपी शरद पवार के नाम से बंधी हुई है और आरोप लगाया गया कि ये बीजेपी थी जो भ्रम पैदा करने के लिए अफवाहें फैला रही थी। राउत ने आरोप लगाया कि उनकी साजिश 2024 तक इस गठबंधन को नष्ट करने की है। क्या शिवसेना इसलिए टूट गई क्योंकि कुछ विधायक शिवसेना से अलग हो गए? 20 से 25 विधायकों के हारने का मतलब ये नहीं है कि पार्टी बर्बाद हो गई। राउत ने कहा कि निश्चित रूप से एनसीपी को तोड़ने की कोशिश की जा रही। क्या पार्टी टूट गई? खबर आती है कि 40 से 50 विधायक दल बदलेंगे, ऐसे खबरें सत्य नहीं है। राउत ने आगे कहा कि जो खबरें फैलाई जा रही है वे झूठी है, बीजेपी इन्हें हवा दे रही, ये लोगों के बीच भ्रम पैदा कर रहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लगातार एक्टिव हैं, कभी किसी बयान को लेकर तो कभी आबकारी मामले में पूछताछ को लेकर। इस बीच दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। विभागीय कामकाजों को आसान करने के लिए आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने एक साथ तमाम नियमों को समाप्त करने की घोषणा कर दी। बता दें कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के भीतर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया। इसे जाहिर तौर पर दिल्ली में बिजनेस करने की सोच रहे या बिजनेस चला रहे लोगों को राहत मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत 16 विभागों के 70 नियमों को खत्म करने की इजाजत विभागीय अधिकारी को दे दी गई, जिसके चलते फाइलों को तेजी से बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही इस बार केजरीवाल सरकार ने तमाम सेवाओं का डिजिटलीकरण पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया, जिसके लिए दिल्ली की जनता को सरकारी ऑफिस में चक्कर न काटना पड़े। इस योजना के अंतर्गत केजरीवाल सरकार का ध्यान राजस्व और आईटी में सुधार की तरफ है। तत्काल प्रभाव से दिल्ली सरकार ने राजस्व विभाग के 22 और आईटी डिपार्टमेंट के 20 नियमों को शून्य कर दिया। इस योजना के अंदर राजस्व विभाग में ऑनलाइन लैंड सेल परचेज डीड का डिजिटलीकरण, लैंड डीड्स का पब्लिक डोमेन में डाटा प्रकाशित करने, जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जारी करने और अन्य नियमों से जुड़े प्रावधानों को समाप्त करना शामिल है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के इस कदम से उन कामकाजी महिलाओं को भी राहत मिलेगी जो देर रात तक दफ्तरों में रात की पाली में काम नहीं कर सकती थी, लेकिन अब लेबर डिपार्टमेंट में भी 10 सुधार किए जाने के बाद दिल्ली के भीतर महिलाओं की रात की शिफ्ट में काम करने ऐसे प्रतिबंध हटा लिया गया। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के इस कदम से राज्य के भीतर बिजली विभाग में 9 सुधार होंगे। साथ ही ये निर्देश भी स्पष्ट तौर पर दिए गए हैं कि जरूरी सुधार को पब्लिक डोमेन में भी पब्लिश किया जाए, जिससे जनता भी इन सुधारों को ठीक से समझ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त की बिजली के नाम पर कई सालों तक राजनीतिक रोटियां सेकी, लेकिन आखिरकार दिल्ली वालों को झटका देते हुए मुफ्त की बिजली बंद कर दी।
इसके बाद से ही केजरीवाल सरकार बैकफुट पर है। उधर बिजली सब्सिडी बंद होने के बाद अब इस पर राजनीति भी जोरों शोर से चल रही। नगर निगम मेयर चुनाव से ठीक 6 दिन पहले बीजेपी के नेताओं ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि पावर सब्सिडी ऑडिट दिल्ली की जनता के साथ एक छलावा है। दिल्ली की जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक बार फिर दिल्ली सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल की सरकार शराब स्कैम के बाद अब पावर सब्सिडी स्कैम में फंसती दिख रही। पावर सब्सिडी ऑडिट कराकर सीएम केजरीवाल लीपापोती करने की मुहिम में जुटे हैं। हकीकत यह है कि पावर सब्सिडी स्कैम जनता को गुमराह करने का जरिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि निजी ऑडिटरों की रिपोर्ट को पावर डिस्कॉम एवं सरकार मिलकर आसानी से प्रभावित कर सकती है। सीएजी एम्पेल्ड निजी ऑडिटरों से पावर डिस्कॉम का सब्सिडी ऑडिट एक छलावा है। दिल्ली की जनता और बीजेपी इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। दिल्ली बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पावर सब्सिडी के खिलाफ गली गली में जाकर पोल खोल अभियान चलाएंगे। वीरेंद्र सचदेवा का दावा है कि ये कैसे मुमकिन है कि जिस सब्सिडी स्कैम में दिल्ली सरकार एवं आम आदमी पार्टी एवं निजी कंपनियों के हित जुड़े हों, उसकी ऑडिट रिपोर्ट निजी ऑडिटर बनाए और तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दे। पिछले 6 साल से पावर डिस्कॉम के ऑडिट को लेकर दिल्ली सरकार का डाला हुआ एक मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी लंबित है। अब इसी मसले पर तारीख ही नहीं पड़ रही है। केजरीवाल सरकार ने आज तक उसमें तारीख लगवाने के लिए कोई कानूनी प्रयास भी नहीं किए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि डिस्कॉम बोर्ड में आप नेताओं की नियुक्ति की पोल खुलने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि पावर डिस्कॉम को दी गई सब्सिडी का एक हिस्सा क्या किसी न किसी रूप में आम आदमी पार्टी को वापस मिल रहा। सच ये है कि पावर डिस्कॉम में दिल्ली सरकार एवं निजी कंपनियां बराबर की भागीदार हैं। वहीं दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक रामवीर सिंह बिदोड़ी ने कहा कि पिछले 6 वर्ष की अवधि के दौरान दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों को 13,549 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। दिल्ली सरकार ने 2016 से 17, 2021 से 22 तक की अवधि के लिए ऑडिट कराने का फैसला भी लिया, लेकिन हकीकत कुछ और है। सच ये है कि दिल्ली सरकार बिजली कंपनियों की हितैषी बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। सूरत सेशंस कोर्ट ने मोदी सर ने मानहानि केस में अपना आदेश सुना दिया और ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। कोर्ट ने राहुल गांधी की सुनाई गई सजा पर स्टे देने से इनकार कर दिया। एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ ही राहुल गांधी ने सूरत सेशंस कोर्ट में अपील की थी। उन्होंने दोषी पाए जाने के फैसले पर स्टे की अपील की थी। राहुल के वकीलों का कहना था कि उन्होंने सभी मोदी सरनेम वालों के बारे में बयान नहीं दिया था, सिर्फ चंद लोगों के नाम लिए थे। राहुल के वकीलों के मुताबिक चुनाव में तमाम नेता बयान देते हैं। राहुल के खिलाफ राजनीतिक कारणों से केस किया गया। वहीं राहुल के खिलाफ मानहानि का केस करने वाले बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि राहुल गांधी लगातार गलत बयानबाजी करते हैं। यहां तक कि गलत बयान देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से वो माफी भी मांग चुके हैं। दोनों ही पक्षों को सेशन कोर्ट ने सुना। सेशंस कोर्ट की तरफ से राहुल को 2 साल की सजा पर स्टे न मिलने से अब उनको गुजरात हाई कोर्ट में अपील करनी होगी। बताया जा रहा है कि राहुल के वकील सेशंस कोर्ट के आदेश के खिलाफ कल गुजरात हाई कोर्ट में अपील करेंगे। बता दें कि साल 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक रैली में कहा था कि आखिर सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों हैं। उन्होंने ललित मोदी, नीरव मोदी और पीएम मोदी के नाम लिए थे। राहुल ने यह भी कहा था कि अगर खोजोगे तो ऐसे और भी मोदी मिलेंगे। इसी आधार पर उन पर मानहानि का केस हुआ था। मोदी सरनेम की मानहानि का एक केस बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने पटना में भी दर्ज कराया था। इस मामले में राहुल की पटना कोर्ट में पेशी थी, लेकिन राहुल के वकील ने वक्त मांग लिया। कांग्रेस के नेता और राहुल की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार आरोप लगा रही थी कि अडानी का मसला उछालने की वजह से राहुल को सजा हुई और उनकी संसद सदस्यता
छीन ली गई। बीजेपी इसका जवाब ये कहकर दे रही है कि राहुल गांधी को तो कोर्ट ने सजा दी है। साथ ही बीजेपी ये भी कह रही है कि साल 2013 में राहुल गांधी ने 5 साल की सजा वाला अध्यादेश फाड़ने की बात कहकर तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार से वापस न कराया होता तो उनकी संसद सदस्यता बची रहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।